के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फिर आगे चल के हम वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ेंगे, वैद्युत क्षेत्र निकालना सीखेंगे किसी बिंदु आवेश के कारण, फिर निकाय के कारण कई सारे आवेश होंगे किसी सिस्टम पे, उसके वजह से कोई वैद्युत क्षेत्र कितना बन रहा है, कहाँ पर है, वो निकालने की कोशिश करेंगे, हम देखेंगे कैसे निकालते हैं। और इसके बाद फिर हम इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे गॉस का नियम क्या होता है, फ्लक्स क्या होता है और गॉस का नियम क्या होता है, उसके अनुप्रयोग क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत आराम से हम इजीली जो है इस सब चीज़ों को सीखेंगे वन बाय वन। सो पहले हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे कि आवेश है क्या, वैद्युत आवेश जो होता है हमें कैसे पता चला कि आवेश क्या होता है, कहाँ से हमें देखने को मिला, ये कैसे जाना गया कि इस चीज़ को आवेश कहते हैं। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा पीछे ले चलते हैं, हिस्ट्री में थोड़ा सा ले चलते हैं। एक यूनान के एक दार्शनिक थे जिनका नाम था थेल्स। थेल्स के बारे में आप जानते होंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स में भी उनका योगदान रहा है। थेल्स प्रमेय वगैरह अगर आप देखते होंगे तो उनमें कहीं ना कहीं आपको थेल्स के बारे में जानने को मिलेगा। तो जो थेल्स थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने देखा लगभग ईसा से 600 ईसा पूर्व पहले, मतलब काफ़ी बहुत सालों पुरान, ठीक है, बहुत साल पहले उन्होंने देखा कि जब एक रेशम के कपड़े में या बिल्ली की खाल में उन्होंने देखा कि एक एबोनाइट की छड़ थी। एबोनाइट जिसको हम अंबर भी बोलते हैं, उस टाइम पे उसको क्या बोलते हैं, अंबर, ठीक है, अंबर बोला जाता है। तो ये जो अंबर की छड़ थी, उन्होंने क्या किया कि इसको रब किया, मतलब घर्षण किया, किसके साथ, रेशम के कपड़े में उसको घिसा या उसको घिसा उसमें बिल्ली के खाल में। तो जब उन्होंने इस तरह किया, उसको इसके साथ रगड़ा, तो देखा उन्होंने कि जब उसको इस छड़ को फिर उसको क्या किए कि छोटे छोटे कागज के टुकड़े या धूल के कण के पास जब ले गए, तो उन्होंने देखा कि ये जो धूल के कण हैं उसमें चिपक रहे हैं। तो उनको बड़ा अचंभा हुआ, भाई ये तो मैजिक वाली चीज़ हो गई कि जादू हो रहा है, कैसे हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पर ऐसा कुछ जरूर है कि जब इसको हम रगड़ रहे हैं, बिल्ली की खाल हो, मतलब बिल्ली की स्किन में जब रगड़ रहे हैं, या कि उसको हम रगड़ रहे हैं रेशम के साथ, तो ऐसा कुछ ना कुछ ऐसा हो रहा है जिसके कारण कि वो जो रॉड है, जो हम एबोनाइट की छड़ या अंबर की छड़ लिए हैं, उस पर कुछ ना कुछ ऐसा चीज़ आ गया है, उसमें इस तरह का ऐसा गुण आ गया है जिसके वजह से जो कागज़ के टुकड़े हैं इसके ओर आकर्षित होने लगे, इसके ओर जाके चिपक गए कागज़ के टुकड़े। तो थेल्स का काम बस इतना ही तक, यहीं तक सीमित रहा। उन्होंने सिर्फ इतना ही देखा, इतना ही प्रयोग करके देखा कि किस तरह से चीज़ें चिपक रही हैं उसको रगड़ने के बाद। तो उन्होंने ज़्यादा इस पर काम नहीं किया। फिर बाद में लगभग 2000 साल तक इस पर कोई काम नहीं हुआ। फिर उसके बाद क्या हुआ कि ब्रिटेन के एक डॉक्टर गिलबर्ट करके हैं, उनका नाम था, उन्होंने इस पर थोड़ा सा ज़्यादा काम किया। उन्होंने फिर बताया कि आवेश होते हैं, ये क्षण होते हैं, और ये क्षण क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। क्या हो गई है, आवेशित हो गई है। आवेशित कैसे, मतलब इस पर क्या हो रहा है कि कुछ आवेश आ गए हैं जिसको वैद्युत आवेश बोला गया। तो ये क्या होते हैं, पदार्थ का एक गुण होता है, मूलभूत गुण होता है, ठीक है, पदार्थ का ये मूलभूत गुण होता है, उन्होंने बताया। और उन्हें कुछ प्रयोग किए, तो उसको हम देखेंगे। पहले हम समझते हैं विद्युत आवेश क्या होते हैं। तो जैसा कि पहला चित्र आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये जो पहला चित्र है इसमें क्या हो रहा है कि आपका ये दरवाजा होता है, जो डोर होता है, उसमें जहाँ लॉक लगता है वो लोहे का या किसी मेटल का बना होता है, स्टील का, लोहे का, किसी का बना होता है। मान लीजिए कि लकड़ी का दरवाजा है, लेकिन बीच में क्या होता है, जो हैंडल वगैरह होती है वो मेटल की लगी होती है। तो उसमें क्या होता है, कभी कभी शायद आप में से शायद कुछ लोगों ने ये अनुभव किया हो कि उसको टच करते हैं तो अचानक से झटका सा लगता है, तो आप ऐसे हाथ हटा लेते हैं। किसी लोहे की चादर हो तो कभी कभी ऐसा होता हो, या कि जो कार वगैरह होती है उनका दरवाज़ा अचानक आप खोलो, कहीं कुछ टाइम से अगर बंद है और अचानक से आप खोलो तो क्या हो जाता है, झटका टाइप का लगता है, थोड़ा सा ऐसा चुनचुनाहट सी होती है हाथ में। तो वो क्या हो रहा है, मतलब कि ये जो दरवाजा है ये आवेशित हो चुका है, ठीक है। आवेशित, जब हमने बताया कि इस पर क्या हो गए, आवेश आ गए हैं। अभी हम ये नहीं जानते कि आवेश किस तरह के होते हैं, कितने तरह के होते हैं, बस हम ये जान रहे हैं कि आवेश आ गए हैं जिस वजह से हमें झटका लगा है। अभी तो आपको इतना ही जानना है। दूसरा, ये जो पिक्चर है इसमें हम देख सकते हैं कि एक लड़की है, वो अपने बालों में गुब्बारे को ऐसे घिस के और उसको जब दूर करती है तो वो देख रहे होंगे आप कि बाल के गुब्बारे के साथ साथ उसका बाल भी उसके साथ चिपक रहा है। मतलब कि क्या हो गया कि जब बाल के साथ इसने गुब्बारे को अपने यहाँ पर घिसा या घर्षण किया इसके साथ, तो क्या हुआ कि यहाँ पर से यहाँ के कुछ इसके बाल से आवेश निकल के कुछ गुब्बारे पे आवेश चले गए, और गुब्बारे पे आवेश जाने के बाद ये जो दोनों आवेश हैं एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, एक दूसरे की तरफ खींच रहे हैं। इसीलिए क्या हो रहा है, ये बाल जो हो रहा है गुब्बारे की तरफ खींच रहा है, उससे चिपक गया है। ये आप करके देख सकते हैं। गुब्बारा लीजिए, अपने बालों में रगड़िए उसको, और उसको दीवार पे कहीं पर चिपका देंगे, ऐसे चिपका देंगे तो वो काफ़ी टाइम तक वैसे टांगा रहेगा बिना किसी ग्लू वगैरह के, ठीक है।
तो ये किसके वजह से हो रहा है? आवेश की वजह से हो रहा है। ये आवेश का एक गुण है। आवेश आ जाता है तो क्या करता है? आकर्षित करता है और प्रतिकर्षित भी करता है। तो वो हम जानेंगे कि प्रतिकर्षित किस स्थितियों में आवेश प्रतिकर्षित करेगा वस्तुओं को, और किन स्थितियों में आवेशित वस्तुओं जो हैं एक दूसरे को आकर्षित करती हैं। तीसरा एक एग्जाम्पल है ये कंघी करने। बालों में आप कंघी करके कभी अगर आप ट्राई करना चाहें या ट्राई किए हो शायद, छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के पास ले जाएंगे तो जिस तरह थेल्स ने किया था, उसकी छड़ जो है चिपक रही थी, छड़ के साथ कागज़ के टुकड़े चिपक रहे थे छोटे छोटे। इसी तरह आप यहाँ भी करके देख सकते हैं। कंघी लीजिए बाल में, ऐसा नहीं है कि एक बार आप बाल में कंघी करेंगे और चिपकने लगेंगे, उसके लिए थोड़ा टाइम होगा, कई बार कंघी करना होगा। लेकिन उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि बाल आपके सूखे होने चाहिए, उसमें पानी या फिर तेल नहीं लगा होना चाहिए। तो जब बाल ड्राई होंगे तो उसके साथ सही से कंघी का घर्षण होगा, और घर्षण होने के बाद आप जब ट्राई करेंगे, छोटे छोटे टुकड़ों के पास ले जाएंगे इनको, तो इसी तरह से जैसे इसमें आपको देख रहे होंगे कि ये कागज़ के टुकड़े चिपक रहे हैं, इसी तरह आपको देखने को मिलेगा कि कागज़ के टुकड़े कंघी के साथ चिपक रहे हैं। तो ये आप डेफिनेटली आप करके देख सकते हैं, बैलून वाला एग्जाम्पल, और इसके साथ साथ ये कंघी वाला एग्जाम्पल भी आप करके देख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर विद्युत आवेश क्या है? तो आवेश को बताया गया कि ये पदार्थ की क्या है? मूलभूत गुण होता है, मूलभूत गुण है। किसका गुण है? ये पदार्थ का। ठीक है, पदार्थ का मूलभूत गुण है। मतलब पदार्थ मतलब द्रव्य बोल सकते हैं, द्रव्य बोलेंगे तो ज़्यादा थोड़ा अच्छा वर्ड होता है। द्रव्य मतलब जितने भी ऐसे पदार्थ हैं, ऐसे द्रव्य हैं जिनमें मास होता है, मतलब द्रव्यमान होता है। तो जिसमें द्रव्यमान होगा उसमें आवेश होता है। लेकिन आप कहेंगे कि लेट्स से कि हमारे पास पेन है, इसमें द्रव्यमान है लेकिन इसका आवेश नहीं है। तो आवेश नहीं है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो आवेशों का प्रकार है ये अभी उदासीन है। उदासीन क्यों है? क्योंकि बताया गया कि जो वैद्युत आवेश होते हैं वो दो तरह के होते हैं, दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के कौन कौन से होते हैं? पहला देखने को मिला धनावेश, और जो दूसरा है वो देखने को मिला ऋणावेश। ये कैसे पता लगाया गया? तो मैंने बताया था अभी आपको कि ब्रिटेन के डॉक्टर गिलबर्ट जो हैं उन्होंने इस पर काफ़ी काम किया। तो उन्होंने क्या किया कि एक एबोनाइट की छड़ ली और उसको रेशम के कपड़े से उन्होंने घिस दिया। ठीक है, इसको कैसे पता चला कि दो ही तरह के आवेश होते हैं? इस पर हम आ जाते हैं थोड़ा सा। तो उन्होंने एक एबोनाइट की छड़ ली, उसको रेशम के कपड़े से घिस दिया, और एक दूसरी एबोनाइट की छड़ ली, उसको भी उन्होंने रेशम के कपड़े से रगड़ दिया। ठीक है, रगड़ने के बाद क्या किया? एक छड़ को उन्होंने ऐसे लटका दिया हवा में, इस तरह से लटका दिया। तो उन्होंने देखा कि इसको लटकाने के बाद, और ये दूसरी छड़ थी उसको हाथ में लेके वो क्या कर रहे हैं? इसके पास जब ले आए तो उन्होंने देखा कि जो दूसरी जो छड़ लटक रही है, जब इस छड़ को पास में लाया तो वो छड़ क्या हो रही है? दूर जा रही है। मतलब जैसे उसको पास लाया तो ये छड़ कुछ इस तरह से हो गई, मतलब दूर हटने का प्रयास कर रही है। तो इसमें उन्होंने पाया कि जब एक ही वस्तु से, एक ही तरह के वस्तु से, रेशम की खाल या बिल्ली, रेशम के कपड़े या बिल्ली के खाल से जब उस तरह के एबोनाइट की छड़ को रगड़ा गया, तो उन्होंने पाया कि इस पर जो आवेश आ रहा है वो दोनों छड़ों पर समान प्रकार का है। जब समान प्रकार का आवेश था तो उन्होंने देखा कि एक दूसरे से दोनों दूर जा रहे थे। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि एक प्लास्टिक की छड़ ली। ठीक है, एक प्लास्टिक की छड़ ली या ग्लास की, मान लेते हैं कांच की छड़ ली। कांच की छड़ को उन्होंने रगड़ा एक ऊन से, ऊनी कपड़े से या ऊन से रगड़ दिया। ठीक है, उन्होंने ऊन से रगड़ दिया। तो जब ऊन से रगड़ दिया तो उन्होंने पाया कि कांच का जो छड़ है, जब इसके पास ले गए, जो छड़ पहले से लटकी हुई है एबोनाइट की, जब उसके पास ले गए तो उन्होंने देखा कि अब जब इस छड़ को ले जा रहा है, इस दूसरी छड़ को जब ले जाया जा रहा है, तो ये छड़ क्या कर रही है? ये इसके तरफ आ रही है, और ये इसकी तरफ जब ले जा रहे हैं तो ये इसके तरफ घूम करके चिपकने का प्रयास कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जब इसको ऊन से रगड़ा गया तो इस पर जो आवेश आया था वो दूसरे प्रकृति का है, जो रेशम से रगड़ने पे आया था वो दूसरे प्रकृति का था। इसका मतलब उन्होंने यहाँ से आइडिया लगाया कि जो आवेश यहाँ पर है वो दो तरह के होते हैं। ठीक है, दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? ऋणावेश, और कौन से होते हैं? धनावेश, जो कि मैंने पहले ही आपको बताया। धनावेश मतलब धन आवेश और ऋणावेश। इसको ऋणावेश को ऋण और धनावेश को धन से हम निरूपित करेंगे। तो आवेश को अगर बात करें तो आवेश को क्यू से निरूपित करते हैं। ठीक है, आवेश जो है वो क्यू से निरूपित होता है, तो इसको हम लिख सकते हैं, जो आवेश ऋणावेश है इसको हम माइनस क्यू से निरूपित कर सकते हैं, और जो धनावेश है उसको हम प्लस धन लिख सकते हैं, प्लस क्यू लिख सकते हैं। ठीक है, क्यू से निरूपित करते हैं तो इसको प्लस क्यू लिख सकते हैं। तो ये तो बात हो गई, आवेश दो प्रकृति के हो गए। मतलब उन्होंने यहाँ से एक चीज़ उन्होंने यहाँ से बताया, ये जब प्रैक्टिकल किया या प्रयोग किया तो उन्होंने एक चीज़, एक निष्कर्ष पे पहुँचे।
उन्होंने बताया कि जो समान प्रकार के आवेश होते हैं, मतलब उनको बोला गया सजातीय आवेश। सजातीय जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, और जो विजातीय होते हैं ये क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो सजातीय और विजातीय क्या है? सजातीय मतलब होता है, सजातीय का नाम की बात करें, सजातीय मतलब समान प्रकृति के एक ही तरह के जो आवेश होते हैं वो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जैसा कि धन और धन आवेश को अगर पास पास लाएंगे, मतलब एक ऐसी रॉड हो जिस पर धन आवेश है, मतलब जैसा कि हमने बताया था रेशम से रगड़ दो इसको, एक रॉड को, और दूसरे रॉड को भी रेशम से रगड़ दो, और दोनों को पास पास लाएंगे तो वो एक दूसरे से क्या करेंगे, दूर जाएंगे। इसी तरह दूसरा हो जाएगा ऋण आवेश और ऋण आवेश। ये भी तो सजातीय आवेश हो गए। ऋण आवेश क्या है, और एक ऋण आवेश है और दूसरा ऋण आवेश है, मतलब दोनों क्या है, समान प्रकृति के हैं, तो इसको हम बोलेंगे कि ये सजातीय हैं आपस में, ठीक है। तो इसमें भी क्या करें कि एक ऊन से रगड़ दें एक क्षण को, और दूसरी क्षण को भी ऊन से रगड़ दो, और उन दोनों को पास में लाओगे तो वो भी दूर दूर जाएंगे, मतलब प्रतिकर्षित कर रहे हैं। इसका मतलब कि हमें पता चल गया कि दोनों वस्तुओं पर समान प्रकार का आवेश है, इसलिए उसको क्या बोला गया, सजातीय आवेश। मतलब एक ही तरह का, एक ही प्रकार का आवेश है, मतलब सजातीय आवेश है, और वो प्रतिकर्षित करेंगे, ये हमें पता चल गया। फिर है विजातीय। विजातीय क्या होते हैं, प्लस और माइनस, मतलब धन और ऋण जो होंगे वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। जैसे कि हमने पहले बताया कि जब एक छड़ एबोनाइट की छड़ को जब रेशम के कपड़े से रगड़ के लटकाया गया था, उसके पास जब कांच की छड़ को ऊन से रगड़ के उसके पास ले जाया गया, तो क्या हुआ, एबोनाइट की छड़ कांच की छड़ के पास आ रही थी, मतलब दोनों चिपकने का प्रयास कर रहे थे। लेकिन जब कांच की छड़ के एक पास ले जाया जा रहा था, या एबोनाइट और एबोनाइट की छड़ जो रेशम से रगड़ी गई थी उनको जब पास ले जाया जा रहा था, तो देखने को मिला कि वो क्या हो रही है, दोनों दूर जा रही हैं, मतलब हट रही हैं, एक दूसरे के साथ नहीं आना चाहती, दूर भागना चाहती हैं। लेकिन इनके केस में जब दोनों अलग अलग प्रकृति के हैं, जब एक धनावेश है और एक ऋणावेशित है, तो उनको देखने को मिला कि वो क्या कर रहे हैं, आकर्षित कर रहे हैं, ठीक है, आकर्षित कर रहे हैं। तो ये होता है विजातीय आवेश और ये होते हैं सजातीय आवेश। अब हम आवेश के बारे में तो जान गए, लेकिन अगर आपको बोलना हो कि कितना आवेश, अगर मैं कहूं कि मेरे कंघी पर आवेश आ गया, मैंने कंघी किया, कितना आवेश आ गया, कैसे बोलेंगे आप? बोलने के लिए होना चाहिए ना, जैसे कि हम बोले कि गाड़ी चल रही है 5 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार मतलब मात्रक में बता पा रहा हूँ। समय बताना है तो बताऊंगा कि 2:05 हुआ, तो बजकर 5 मिनट मतलब घंटा है, मिनट है, सेकेंड है, तो यहाँ पर बताने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। तो आवेश को कैसे बताएं कि कितना आवेश, इसके लिए एक वैज्ञानिक है जिनका नाम था कूलाम। कूलाम के बारे में आपने सुना होगा, कूलाम के नाम पे ही आवेश का मात्रक का नाम रखा गया है। इस कूलाम के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, अभी हम सिर्फ डिस्कस कर रहे हैं कि आवेश का मात्रक क्या होता है। जो आवेश के बारे में सही जानकारी दी वो दिया था कूलाम ने। ये तो सिर्फ प्रायोगिक जानकारियाँ थी कि सजातीय आवेश होते हैं, विजातीय आवेश होते हैं, लेकिन इनके गुणों के बारे में हम और नहीं जान पाए जब तक कि कूलाम नहीं आए थे। जब कूलाम आए तो कूलाम के नाम पर ही उस आवेश को उन्होंने रखा, कूलाम आवेश का जो मात्रक था उन्होंने अपने नाम पे रखा, जिसको हम कूलाम बोलते हैं। कूलाम क्या है, आवेश का मात्रक है, ठीक है। कूलाम को C से निरूपित करते हैं। तो अब हमें बताना है, मान लीजिए कि ये एक छड़ है हमारे पास, इस तरह से ये एक छड़ है हमारे पास। अब इस पे बताना है, अगर मैं बोलूं कि इस पर 5 कूलाम का धन आवेश है, 5 कूलाम क्या है, धन आवेश है, मतलब कि हमें पता चल गया कि धन आवेश तो था, लेकिन कितना था, 5 कूलाम है। अब मतलब यहाँ पर 5 कूलाम का धन आवेश इस क्षण पे है, हमें पता चल गया। अब हम बोल सकते हैं कि किसी वस्तु पर कितना आवेश है आपसे पूछा जाए तो आप बता सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं कि हाँ 5 कूलाम आवेश है, 2 कूलाम आवेश है, या कैसे है। अब यहाँ पर हमने देखा कि धनावेश होते हैं, ऋणावेश होते हैं, 2 तरह के। क्या कोई तीसरे तरह का आवेश संभव है? तो ऐसा नहीं है, सिर्फ 2 ही तरह के आवेश होते हैं प्रकृति में जो पाए जाते हैं, ठीक है। और जो मान लो कि एक वस्तु है इस तरह से, एक तीसरी रॉड है हमारे पास, या हमारी ये पेन है, ये हमें झटके क्यों नहीं लग रहे हैं? यहाँ पर हमें जैसा कि हमने बताया कि दरवाजे की हैंडल जब आवेशित हो जाती है तो वो क्या होती है, जब हम पकड़ते हैं तो झटके से लगते हैं ऐसे, तो हम हाथ हटा लेते हैं। लेकिन इस पेन के साथ ऐसा नहीं हो रहा है। इसका मतलब कि क्या हो रहा है, इस पेन का अगर बताऊं तो इस पेन के साथ क्या है, इस पेन के साथ हम बोल सकते हैं कि जितने धन आवेश हैं उतने ही इस पर क्या हैं, ऋण आवेश। मतलब कि धन आवेशों की संख्या जब ऋण आवेशों की संख्या के बराबर हो जाती है
तो वो वस्तु क्या बन जाती है? उदासीन। क्या बोलते हैं? उदासीन, मतलब न्यूट्रल हो गई है। इसके पास किसी भी तरह का आवेश नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर इस पे 5 धन आवेश हैं तो इस पर 5 ही ऋण आवेश हैं। ठीक है, और इस तरह से जो धन आवेश होते हैं जब ऋण आवेश के बराबर हो जाते हैं तो क्योंकि ये प्रकृति में एक दूसरे के विपरीत है और संख्या में बराबर है, इसलिए एक दूसरे के प्रभाव को ये कैंसिल कर देते हैं, खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। ठीक है, और इस वजह से हमें किसी भी तरह के आवेश का अनुभव नहीं होता और उस तरह की वस्तु को हम क्या बोलते हैं? उदासीन वस्तुएं। उदासीन मतलब कोई आवेश नहीं है। तो ये हो गया उदासीन वस्तुएं। उदासीन वस्तु को समझने के लिए आप इससे पहले जब 9th या 10th में आपने पढ़ा है, 11th में पढ़ा है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आयंस के बारे में। ठीक है, जब रसायन विज्ञान की बात करते हैं तो आयंस पढ़े होंगे। तो जैसे एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं नमक का। नमक क्या होता है? NaCl। NaCl मतलब इसको हम लिख सकते हैं, जब पानी में घोरते हैं तो क्या हो जाता है? ये बन जाता है Na+ और Cl-। इसी तरह से कुछ है यहाँ पर, देखो NaCl क्या है? ये उदासीन है, यहाँ पर ये उदासीन है। ठीक है, जब तक इसको पानी में नहीं घोला जा रहा है। जैसे ही पानी में घोलेंगे दो तरह के अणुओं में टूट जाएगा, Na+ और Cl-, मतलब ये सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में ये विभाजित हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये धनात्मक हो गया और ये ऋणात्मक हो गया। इस पर धनावेश है इसलिए सोडियम प्लस बोला जा रहा है, इस पर ऋणावेश है मतलब सोडियम क्लोरीन माइनस बोला जा रहा है। ठीक है, तो ये भी आवेश की वजह से, जो आयन हम पढ़ते हैं वो भी क्या है? आवेश ही है। ठीक है, तो हमने पढ़ लिया कि आवेश क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उनका अभी तक हमने ये जाना कि आवेश कितने प्रकार के होते हैं, उसका मात्रक क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें हमने जान ली। ठीक है, अब आवेश के थोड़े से गुण के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसके लिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। उससे पहले हम एक चीज़ और देखेंगे यहाँ पर, चालक और विद्युत रोधी। हमने अभी तक बताया आपको कि हमने कांच की छड़ ली, एबोनाइट की छड़ ली। क्या होता अगर हम एक रॉड ले लेते कॉपर की, या कॉपर मतलब एक हम तांबे की रॉड ले लें या एक हम लोहे की रॉड ले लें। ठीक है, इस पे क्या होगा? इस पे क्या होगा कि ये जो वस्तुएं होती हैं, जैसे दो तरह की वस्तुएं होती हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर दो तरह की वस्तुओं का बात किया जा रहा है, चालक तथा विद्युत रोधी। चालक वो वस्तुएं हो जाएंगी जिनमें आवेश को एक जगह अगर रखा जाए, मतलब ये रॉड है, इस पर अगर आवेश को यहाँ पर रखा जाए, ये Q आवेश को हमने अगर यहाँ पर रख दिया तो ये आवेश क्या है? अगर रखा है तो ठीक है, लेकिन अगर इस पर किसी तरह का अगर बल लगे तो ये क्या कर सकता है? एक जगह से दूसरे जगह जा भी सकता है। ठीक है, लेकिन विद्युत रोधी अगर है, मान लो एक लकड़ी है, लकड़ी के ऊपर अगर यहाँ पर आवेश यही Q रख दें तो चाहे जिस तरह का परिस्थिति हो, चाहे जिस तरह का फोर्स लगे, किसी भी स्थिति में ये अपने जगह से नहीं हिल सकता। ठीक है, क्योंकि ये क्या है? ये कुचालक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं कुचालक या विद्युत रोधी। विद्युत रोधी को बोल रहे हैं क्योंकि ये अवरोध कर रहा है, चालक को मतलब आवेश को एक जगह से दूसरी जगह जाने नहीं दे रहा है, इसलिए हम क्या बोलेंगे? ये कुचालक है। चालक क्या है? चालक को आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि हमने बताया कि लोहे का है, अगर मान लो लोहा है ये, ठीक है, लोहा है, तो ये चालक है। चालक हम क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये आवेश को एक जगह से दूसरे जगह तक जाने के लिए रास्ता दे रहा है। इसको आप एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कि आपको बस से, मान लेते हैं कि आपको बस से दिल्ली से जाना है, आपको मेरठ। ठीक है, यहाँ पर आप दिल्ली में हैं, आपको मेरठ जाना है। मान लेते हैं ये 50-60 किलोमीटर जो भी है डिस्टेंस, या 100 किलोमीटर डिस्टेंस हम मान लेते हैं, रफ डिस्टेंस, कि कहीं 100 किलोमीटर दूर आपको जाना है। अब आपको बस पे चढ़ना है। बस पे जब जाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है? कंडक्टर। तो चालक को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कंडक्टर। ठीक है, तो वहाँ पर एक बस चलाने वाला होता है, एक टिकट देने वाला होता है। तो जो टिकट दे रहा होता है वो क्या करता है? आपको टिकट दे रहा होता है कि आपको अलाउ कर रहा है कि आप इस बस में बैठकर एक जगह से दूसरे जगह जा सकते हैं। क्योंकि ये बस क्या है? बस तो पहले से यहाँ से यहाँ तक जाएगी ही, लेकिन आप जा सकते हैं कि नहीं, ये कौन कहेगा? ये कंडक्टर कहेगा। जब तक कि आपको टिकट नहीं देगा तब तक आप नहीं जा सकते। तो ये कुछ इसी तरह से है। तो इस बस पर आप ये इसके लिए बस की तरह ही है, मतलब जब चार्ज यहाँ पर बैठा, आवेश यहाँ पर बैठा, तो इस आवेश को यहाँ तक अगर पहुँचना है तो अगर ये वाला रास्ता होगा, ये इसको पास करने देगा, जाने देगा, तो ये जाएगा। नहीं जाने दे रहा है कौन? कुचालक। जो विद्युत रोधी है वो नहीं जाने दे रहे हैं, इसलिए उनको विद्युत रोधी कहते हैं। जो जाने दे रहे हैं उसको हम क्या कहेंगे? वो चालक कहेंगे, या इसको कुचालक कहेंगे। ठीक है, तो ये हो गया चालक और विद्युत रोधी। दो तरह के पदार्थ हो गए जो हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। जो भी हम चीज़ें पढ़ेंगे कि चालक कभी आवेश हमारा चालक के ऊपर होगा, कभी हम उसको विद्युत रोधी या कुचालक के सतह पे रखेंगे, सतह पे होगा, कुचालक पदार्थों के ऊपर रखा होगा। तो उस सभी चीज़ों को हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अब आएगा आवेशन की विधियाँ। तो हमने बताया कि थेल्स ने क्या किया था? उसको रगड़ा था, रॉड को लेके क्या किया था? बिल्ली की खाल में या फिर
रेशम के कपड़े के साथ उसको उसने क्या किया, रगड़ा। रगड़ना मतलब घर्षण किया। तो इसलिए आवेशन की विधियां, आवेशित कैसे कर सकते हैं किसी वस्तु को। मान लीजिए कि आपके पास दो तरह के वस्तु हैं, या एक रॉड है या एक पेन है हमारे पास, इसको आवेशित करना है। तो आवेशित कैसे कर पाएंगे आप? आवेशित करने के लिए क्या होगा, आपको घर्षण करना होगा किसी वस्तु के साथ। मतलब कि जब दो वस्तुओं को, या मैं इस तरह के दो हाथ में, जैसे मैं यहाँ हाथ देख सकते हैं, मैं अपने हाथों का इस तरह अगर घर्षण कर रहा हूँ, इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसी तरह से थेल्स ने किया। तो इसमें अगर इसको मान ले कि ये एक रेशम का कपड़ा था और ये रॉड थी, उसको जब ऐसे इस तरह से उन्होंने घर्षण किया तो क्या हुआ, रेशम के कपड़े से इस पर क्या हुआ, आवेश कुछ आ गए। तो इस पर जो आवेश आए, जो रेशम का कपड़ा है उस पर आवेश की कमी हो रही है और इस पर क्या हो रहा है, आवेश आ रहे हैं। पहले क्या था, पहले आप ये समझिए कि, पहले ये समझिए कि ये रेशम का कपड़ा है, मान लेते हैं ये रेशम है, ठीक है, और ये हमारे पास एक रॉड है। जब तक ये एक दूसरे से इनको रगड़ा नहीं था, तब तक क्या थे, ये दोनों के दोनों क्या थे, उदासीन थे। दोनों के दोनों क्या थे, उदासीन थे। मतलब दोनों के पास किसी भी तरह का आवेश नहीं था, या आवेश मतलब हम छूते थे तो हमको किसी भी तरह के झटके नहीं लगते थे, आवेश का अनुभव नहीं हो पाता था। फिर जब इनको घसा गया एक दूसरे में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि रॉड पर हमने देखा कि ये आवेशित हो गया, क्योंकि ये कागज के टुकड़े को आकर्षित कर रहा है अपनी तरफ, इसमें चिपक जा रहे हैं कागज के टुकड़े, मतलब ये आवेशित हो चुका है। आवेशित हो गया मतलब कि रेशम का टुकड़ा जो है इस पर क्या आ गए, ऋण आवेश आ जाते हैं, और जो हमारा छड़ है, जो कांच की छड़ है या एबोनाइट की छड़ है, उस पर क्या आ गए, धन आवेश आ जाते हैं। क्या आ जाते हैं इस पर, माफ करिएगा, इस पर ऋण आवेश, इस पर धन आवेश आ जाएंगे और इस पर ऋण आवेश आ जाएंगे। तो ये जो हमारा रेशम है, रेशम है, इस पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा, और जो हमारा छड़ है इस पर क्या आ जाएगा, ऋण आवेश आ जाएगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं कि इस पर ऋण आवेश आ जाएगा, धन आवेश क्यों नहीं आ सकता? धन आवेश नहीं आ सकता क्योंकि अगर हम छोटी से छोटी इकाई की बात करें कि आवेश की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो क्या हो सकती है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने सुना होगा। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आवेश की सबसे छोटी इकाई हम मानते हैं इसको। इलेक्ट्रॉन के बारे में आपने पहले ही पढ़ा होगा, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, फिजिक्स में भी, मतलब भौतिक विज्ञान में भी आपने पढ़ा होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। ये क्या होता है, ऋणावेशित होता है। इस पर मतलब कि ऋणात्मक, माइनस का आवेश होता है। तो जो धनात्मक आवेश होता है, सबसे छोटा धनात्मक आवेश की बात करें तो क्या होता है, प्रोटॉन होता है। क्या होता है, प्रोटॉन। ठीक है, तो जो प्रोटॉन होता है वो क्या होता है, सबसे छोटा धनात्मक आवेश की इकाई होती है। लेकिन प्रोटॉन के साथ दिक्कत यह है कि जब हम पढ़े थे परमाणु के बारे में, तो हम जानते हैं प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, प्रोटॉन रहते हैं नाभिक के अंदर। ठीक है, प्रोटॉन कहाँ रहते हैं, नाभिक के अंदर। और नाभिक के अंदर जो भी ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन है, जो नाभिक के बाहर रहते हैं, बाहर की कक्षाओं में घूम रहे होते हैं नाभिक के चारों ओर, ये ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कि स्वतंत्र रह सकते हैं। इसी वजह से जब हमने इसको घसा, या रेशम के कपड़े में हमने जब छड़ को घसा तो क्या हुआ, रगड़ा, तो उसमें क्या हुआ कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस पर चले गए। ठीक है, और जब इलेक्ट्रॉन चले गए तो पहले यह उदासीन था। उदासीन मतलब मान लेते हैं कि पहले इस पर क्या था, मान लेते हैं कि पहले इस पर 5 धन आवेश था और 5 कूलाम धन आवेश, बोल सकते हैं इसको कि 5 कूलाम धन आवेश था और 5 कूलाम माइनस आवेश था, मतलब ऋण आवेश था। तो 5-5 मिलके पहले क्या था, ये 5 और 5 मिलके उदासीन बना रहे थे रेशम के कपड़े को। लेकिन जब इसको हमने इसके साथ घसा तो क्या हुआ, यहाँ से 5 कूलाम का ऋण आवेश जो था ये अब कम होकर कितना हो गया, ये 3 कूलाम हो गया। और ये 5 जब 3 हो गया मतलब कि 2 कूलाम ऋण आवेश इस पे आ गया। ठीक है, 2 कूलाम का ऋण आवेश इस पे आ गया, 3 कूलाम का ऋण आवेश इसके पास अब बचा है। तो अब यहाँ पर देखें तो धन आवेश कितना है, अभी भी 5 कूलाम था। तो 5 कूलाम ऋण आवेश, 5 कूलाम धन आवेश में से 3 कूलाम धन आवेश जो है इसके साथ इसको उदासीन कर देगा ऋण आवेश के साथ। लेकिन 2 कूलाम धन आवेश अभी भी बचा हुआ है। तो रेशम के कपड़े पर 2 कूलाम, अब हम कहेंगे कि जब ये इसको रगड़ दिए तो इसमें कहेंगे कि 2 कूलाम अब ये धनात्मक हो गया रेशम के कपड़ा। और ये जो छड़ है हमारी एबोनाइट की छड़ या कांच की जो छड़ है वो क्या है, 2 कूलाम का ऋण आवेश इस पर आ गया है। ठीक है, ऋण आवेश आ गया है, एक्स्ट्रा चार्ज इस पर आ गया है, इस पर कमी हो गई, इस पर अधिकतम मतलब अधिक हो गया इस पर चार्ज। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि घर्षण करके हम क्या कर रहे हैं, चार्ज को मतलब एक आवेशित वस्तु, एक अनावेशित वस्तु को या एक उदासीन वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। तो ये तो थी जो पहली प्रक्रिया जो सबसे पहले देखी गई, ये सबसे पहले की गई आवेशन के लिए। ठीक है, आवेशित करने के लिए सबसे पहले क्या किया गया, घर्षण का ही उपयोग किया गया था।
अब हम पढ़ेंगे यहाँ प्रेरण, प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे कर सकते हैं। जो दूसरा हमारा विधि है प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा मतलब, प्रेरण मतलब होता है कि प्रेरित करना, किसी को प्रेरित करना कैसे कर सकते हैं। एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं, एक छोटा सा उदाहरण से इसको हम जानेंगे। कैसे जानेंगे, मान लेते हैं कि एक छोटा सा यहां पर हमारे पास एक, हम मान लेते हैं कि ये एक गोला है, ठीक है, और एक ये दूसरा गोला है हमारे पास, इस तरह से एक दूसरा गोला है, और ये दोनों एक दूसरे को छू रहे हैं, ठीक है। हम मान लेते हैं कि दूसरे एक दूसरे को छू रहे हैं, और ये क्या है, इस तरह से गोले हैं। मान लेते हैं कि ये धातु के गोले हैं। किसके हैं, धातु मतलब चालक हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि एक रेशम से रगड़ी हुई एक एबोनाइट की छड़ को हम लेके आएंगे। तो एबोनाइट की छड़ पर क्या है, ऋणावेश है, ये ऋणावेश हम लेके आ गए इस तरह से, ठीक है। अभी ये क्या है, ये उदासीन है, ये चालक क्या है, उदासीन है, जब तक कि हम इसके पास इस छड़ को लेके नहीं आए। तो उदासीन थे, दोनों गोले उदासीन थे और दोनों एक दूसरे को छू रहे थे। तो जैसे ही इस छड़ को हम इसके पास लेके आएंगे तो हमको देखने को मिलेगा कि इस पर क्या है, अभी हमने बताया कि जो धनात्मक आवेश है वो ऋणात्मक आवेश के बराबर है, दोनों आपस में संख्याएं बराबर है, इसलिए उदासीन है। अब क्या होगा कि मान लेते हैं इस पर कि जैसे कि अभी तक एग्जाम्पल लिया था हमने 5 कूलाम का, तो फिर 5 कूलाम ले लेते हैं। मान लेते हैं कि इस पर 5 कूलाम धन था और 5 कूलाम ही ऋण था। फिर से 5 कूलाम धनावेश और 5 कूलाम ऋणावेश था, और इस तरह से ये उदासीन था। लेकिन जैसे ही इसके पास ऋण आवेश आए तो हमने कहा, क्या कहा था आपसे, कि जो सजातीय आवेश होते हैं वो एक दूसरे से दूर भागते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं, लेकिन जो विजातीय आवेश होते हैं वो क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, पास आते हैं, ठीक है। तो जैसे ही ऋण आवेश को लेके जाएंगे तो इस पर जो धन आवेश है और ऋण आवेश है पहले समान रूप से जो वितरित हैं, अब क्या होगा कि धन आवेश इसके तरफ आएगा, मतलब जो धन आवेश होंगे वो कुछ इस तरह से आ जाएंगे इसके तरफ, ठीक है। और जो ऋण आवेश है वो इधर एक दूसरे तरफ, क्योंकि इस पर ऋण आवेश क्या करेंगे, ये ऋणावेशित हमारी छड़ है, ये छड़ जो है ये क्या है, ऋणावेशित है। तो ये जब जाएगी तो ऋणावेश जो होंगे प्रतिकर्षित होंगे, दूर हो जाएंगे, मतलब इसके दूसरे तरफ, गोले के दूसरे तरफ चले जाएंगे वो, और जो धनावेश आएंगे वो खींच जाएंगे और पास में आ जाएंगे इस छड़ के। तो हम देख सकते हैं ये गोला पर अब 2 तरह के हमें आवेश दिख रहे हैं, एक तो धनावेश हो गया, एक ऋणावेश। अब ध्यान दीजिए कि ये धनावेश और ऋणावेश हो गया, लेकिन दूसरा गोला भी है यहाँ पर। दूसरा गोला जो है वो क्या करेगा, इस पर भी इसी तरह से पहले था कि धनावेश और ऋणावेश बराबर थे और हर जगह फैले थे और इस तरह से समान आवेश था, उदासीन थे दोनों। लेकिन जैसे ही ऋणावेश इधर हुआ इस गोले के इस तरफ, तो इस पर क्या आ जाएगा, इधर आ जाएगा धनावेश, और जैसे ही इधर धनावेश आएगा तो इसके दूसरे तरफ क्या बन जाएगा, ऋण आवेश। अब क्या किया हमने, इसी तरह से अब ये हम क्या कर रहे हैं, आवेशित कर रहे हैं। हम क्या पढ़ रहे हैं, आवेशन की विधि पढ़ रहे हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा हम किस तरह से वस्तुओं को आवेशित कर सकते हैं, ठीक है। अब हमने क्या किया कि इस छड़ को इसी के पास रखते हुए इन दोनों गोलों को अलग कर दिया। अब हमने इन दोनों गोलों को ये लो अलग कर दिया, ठीक है, ये दोनों गोले हमारे अलग हो गए। अभी भी छड़ इसके पास ही थी, ठीक है, जब हम अलग कर रहे थे तो छड़ को हमने नहीं हटाया, छड़ को वहीं पर रखा, गोलों को अलग अलग कर दिया, दूर दूर कर दिया। तो ये जो धनावेश थे इस पर अब क्या होंगे, धनावेश इस पर ऐसे फैल जाएंगे, और ऋणावेश क्या होंगे, इस पर इस तरह से ऋण आवेश फैल जाएगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि हमारा एक गोला धनावेश बन गया, एक गोला ऋण आवेश बन गया। इस तरह से क्या हो गए, आवेशित हो गए, क्योंकि टच कर रहे थे तो ये दोनों क्या होंगे, एक दूसरे को क्या कर देंगे, एक दूसरे का प्रभाव निष्क्रिय कर देंगे, और यहाँ से ये ऋणावेशित बचेगा, ये धनावेशित बचेगा। तो हम देख सकते हैं अब क्षण हटा सकते हैं, अब इस पर ये धनावेश बन चुका है, अब ये ऋणावेश बन चुका है, जो कि पहले क्या था, उदासीन था। उदासीन क्यों था, जब तक कि उसके पास क्षण नहीं लाया गया था। तो इस तरह से ये जो विधि है आवेशन की, जिस विधि से हमने इस गोले को आवेशित किया, इस विधि को बोलते हैं आवेशन, मतलब प्रेरण द्वारा आवेशन, मतलब वस्तुओं को आवेशित किया हमने प्रेरण की मदद से। इसको कहते हैं प्रेरण द्वारा, मतलब प्रेरित कर रहा है, इसने प्रेरित किया कि यहाँ पर धनावेश आए, धनावेश आ गए तो इस पर प्रेरित किया कि ऋणावेश आए, इस ऋणावेश ने इसको धनावेशित होने के लिए प्रेरित किया, और इसके धनावेश जब इधर आ गए तो इधर अपने आप ऋणावेश आ गया। तो इस विधि को क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो यहाँ पर हमने 2 तरह के आवेशन का पढ़ा, तीसरा भी एक छोटा सा होता है, उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तीसरा होता है स्पर्श द्वारा, स्पर्श द्वारा आवेशन। स्पर्श द्वारा आवेशन कैसे होगा कि मान लो एक, फिर से हम गोले का उदाहरण लेते हैं, एक ठोस गोला है हमारे पास इस तरह से, इसके पास हम एक छड़ ले जाते हैं, ठीक है, ये एक छड़ है, इस पर पहले से हम मान लेते हैं कि कोई आवेश है, मान लेते हैं कि इस पर धन आवेश है, इस तरह से छड़ पर धन आवेश को लेके जाएंगे, इस पर काफी सारे धनावेश है और ये उदासीन है, ये अभी तक क्या थी, उदासीन थी,
उदासीन है। तो जैसे ही इसको इसके पास टच करेंगे तो इसका धन आवेश क्या करेगा, इसके ऊपर चला जाएगा कुछ, ठीक है। तो इसका, क्योंकि इसके पास काफ़ी धन आवेश है तो ये बराबर होने चाहेंगे। अगर ये भी मान लेते हैं दोनों चालक हैं, ठीक है, मान लेते हैं कि दोनों चालक हैं ये, तो इसका धनावेश क्या करेगा, आपस में दोनों बराबर बराबर बांट लेंगे। तो इसके पास जितना जगह होगी ये ले लेगा धनावेश, और कुछ धनावेश इसके पास भी रहेगा। तो कुल मिला के अब देखें तो दोनों के पास क्या हो गया, धनावेश। तो ये किस तरह हो रहा है, स्पर्श द्वारा। तो एक धनावेशित या एक आवेशित वस्तु को दूसरे उदासीन वस्तु के साथ जब टच करते हैं, जब स्पर्श में लाते हैं, तो वो भी क्या हो जाती है, आवेशित हो जाती है, ठीक है। और इसी तरह से कुछ यहाँ पर हो रहा था। यहाँ पर हमने क्या किया था, आवेशित करने के लिए हमने जो क्षण है उसको हमने टच नहीं कराया था, हमने दूर ही रखा था, स्पर्श नहीं कराया, हमने दूर रखा और दूर रख के ही सिर्फ प्रेरण द्वारा हुआ। लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, इसके साथ इसके सतह को टच करना पड़ा, ठीक है, छूना पड़ा। तो जब इस रॉड को इसने छुआ, इसके गोले के सरफेस को, तो यहाँ पर से चार्ज थे, जो आवेश थे, वो इस पर चले गए। तो अब इस पर भी कुछ आवेश आ गया और इस पर भी पहले से आवेश था तो वो कम हो गया, ठीक है। लेकिन कुल मिला के देखें तो ये आवेश की मात्रा जो है वो बराबर होगी। अब इसको हम आगे देखते हैं कैसे। तो आवेशों का मूल गुण हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हमारी जो नेक्स्ट स्लाइड है जहाँ हम पढ़ने वाले हैं, जो अब हम देखने वाले हैं कि आवेशों के मूल गुण क्या होते हैं। मूल गुण मतलब कि हर चीज़ का गुण होता है भाई, कि जैसे एग्जांपल मैं लूँ कि एक बिच्छी है, बिच्छू मतलब स्कॉर्पियन बोलते हैं जिसको। तो बिच्छू जो होती है उसका गुण क्या होता है, डंक मारना। अगर उसको आप परेशान करोगे तो क्या करेगा, डंक मारेगा। इसी तरह से आवेश होता है, आवेश का भी अपना गुण होता है, वो अपना गुण कभी छोड़ते नहीं है। किसी भी स्थिति में ले जाओ, पानी के ऊपर ले जाओ, पानी के अंदर ले जाओ, कहीं भी ले जाओ, कहीं भी रख दो, अगर आवेश है तो वो अपना गुण उसके पास होगा ही होगा, ठीक है। वो अपना गुण कभी भी छोड़ नहीं सकता जब तक कि वो आवेश है। अगर आवेश नहीं है तो गुण नहीं होगा। हमने आपको एक चीज़ बताया था कि आवेश जो होता है द्रव्यमान वाली वस्तुओं में ही हो सकता है, मतलब ऐसी किसी वस्तु में आवेश नहीं आएगा जो कि जिसके पास द्रव्यमान नहीं है। तो कोई भी वस्तु जिसके पास द्रव्यमान नहीं है उस पर आवेश नहीं आ सकता है, ठीक है। लेकिन इसका उल्टा अगर देखें, इसका उल्टा मतलब कि अगर ऐसा जरूरी नहीं है कि कोई वस्तु में तभी द्रव्यमान होगा जब उसमें आवेश होगा, ये गलत है। जबकि ये बोलना सही है कि किसी वस्तु में अगर द्रव्यमान है तभी आवेश होगा, ये सत्य है। लेकिन ये बोलना गलत होगा कि किसी वस्तु में द्रव्यमान होगा क्योंकि उसमें आवेश है, तो ये बात यहाँ पर गलत होगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे विद्युत आवेश के मूल गुणों के बारे में। तो पहला जो गुण होता है आवेश का वो होता है योज्यता का, ठीक है। इसका ये मूल गुण होता है योज्यता। योज्यता मतलब योज्य मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। योग की बात कर रहे हैं, गणित में आप पढ़े होंगे योग का गुणधर्म नियम, बहुत सारे नियम होते हैं योग पर आधारित। जैसे 5 और 4 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 9 आएगा, इस तरह की चीज़ें। तो हम यहाँ पर यही बस 5 और 4 को जोड़ के 5 कूलाम और 4 कूलाम को जोड़ के दिखाएंगे कि आपको किस तरह से जुड़ती हैं, किसी वस्तु पे आवेश किस तरह से जुड़ता है या किस तरह से कम होता है, घटता है। तो अब एक छोटा सा फिर से हम एग्जाम्पल लेंगे। ये एक हमारे पास गोला है, ठीक है। एक इस तरह से गोला है हमारे पास, जो कि हम मान लेते हैं किसका है, ये गोला जो है ये आवेशित है, ठीक है। ये गोला हमारा क्या है, आवेशित है, माफ करिएगा। यह आवेशित या ये चालक है, मान लेते हैं चालक है। अब इस पे क्या हो रहा है कि हम इसको 5 कूलाम या 2 कूलाम का, पहले मान लेते हैं 2 कूलाम का धन आवेश दे दिए। पहले ये क्या था, उदासीन था। तो जैसे 2 कूलाम का आवेश देंगे तो ये 2 कूलाम आवेशित हो जाएगा। हमने बोल दिया कि क्या हो गया, 2 कूलाम आवेशित हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसको 3 कूलाम का ऋण आवेश दे दिया हमने। पहले हमने क्या किया, पहली बार में हमने 2 कूलाम का आवेश दिया जो कि धनात्मक था। दूसरी बार में हमने इसको क्या किया कि -3 कूलाम दे दिया, मतलब 3 कूलाम का ऋणात्मक आवेश दे दिया। तो 3 कूलाम का जब ऋणात्मक आवेश देंगे तो मतलब अब क्या हो गया, अगर इसको हम योज्यता का नियम दिखाएं आपको तो क्या हो जाएगा, पहले हमने 2 कूलाम दिया, उसके बाद हमने इसको प्लस कर दिया। प्लस मतलब जोड़ रहे हैं ना, आवेश को दे रहे हैं। कितना आवेश दिया, -2 कूलाम का आवेश दे दिया। तो कितना आवेश बचा इसके पास, माफ करिएगा 3 कूलाम। तो -3 कूलाम का आवेश दे दिया। तो अब कितना आवेश इसके पास बचा, 2 कूलाम प्लस और 2 कूलाम प्लस माइनस एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। बचेगा कितना, माइनस का 1 कूलाम। तो माइनस का 1 कूलाम आवेश बचा। तो हम देख सकते हैं योज्यता का नियम का पालन कर रहा है। यहाँ पर अगर आप इसको 5 कूलाम का धन आवेश फिर से हम दे देते हैं, तीसरे बार में हमने क्या किया, 5 कूलाम का धन आवेश दे दिया। तो अब क्या हो जाएगा, इसमें 5 कूलाम और जोड़ देंगे हम, और ये क्या बन जाएगा, 5 कूलाम। अब ये देख सकते हैं कि -1 कम हो जाएगा। तो जिस तरह से गणित का जोड़ होता है वही हम कर रहे हैं, सिर्फ यहाँ पर आवेश को जोड़ रहे हैं, ठीक है। संख्याओं को ना जोड़ के आवेश को जोड़ रहे हैं, आवेश की मात्रा को हम जोड़ या घटा रहे हैं। तो अब ये 4 कूलाम का हम बोल सकते हैं कि जब ये 5 कूलाम का आवेश इस पर हमने दिया धनात्मक, तो अब इस टाइम पर जो इस गोले पे आवेश है वो क्या है, 4 कूलाम का धन आवेश है,
ठीक है, 4 कूलाम का क्या है, धन आवेश है। तो ये 4 कूलाम धन आवेशित वस्तु है, हम बोल सकते हैं। तो पहला हो गया योज्यता का नियम, ठीक है, योज्यता का गुणधर्म, इसका गुणधर्म क्या हो गया, योज्यता का। दूसरा होता है आवेश संरक्षण का नियम, या आवेश संरक्षण है, हम ऐसा बोल सकते हैं, संरक्षण का नियम। संरक्षण का नियम क्या है, आवेश जो होता है ना तो उसको हम नष्ट कर सकते हैं ना तो बना सकते हैं। जैसे कि हमने पहले बताया कि एक उदासीन वस्तु से आवेश को निकाल के दूसरे वस्तु पे रख सकते हैं। तो जैसे एक ये गोला है हमारे पास, एक ये वस्तु है और एक ये दूसरी वस्तु है, तो हमने क्या किया, दोनों उदासीन थी। उदासीन मतलब कि दोनों पर धन और ऋण की संख्या बराबर थी, धनावेश और ऋणावेश की संख्या बराबर है। तो हमने क्या किया, इस पर से कुछ ऋण आवेश हमने निकाल कर, इस पर से क्या किया, कुछ ऋण आवेश को हमने निकाल के इसको दे दिया। पहले क्या थी, दोनों उदासीन तो क्या हो गया, यहाँ से जो हमने आवेश उठाया इस पर दे दिया, तो अब ये ऋणावेशित हो गया। जब ऋणावेशित हुआ मतलब कि यहाँ से ऋण आवेश की कमी हुई तो इस पर क्या आ जाएगा, धन आवेश आ जाएगा। मतलब कि हम देख सकते हैं कि जब एक वस्तु को धनावेशित बनाना है तो ऋणावेश उठा के दूसरे वस्तु पर रख दो, तो यहाँ से ऋणावेशित वस्तु को निकाल लेंगे तो ये धनावेशित बन गया, और जिस वस्तु पर रख रहे हैं मतलब वहाँ पर ऋणात्मक आवेश की बहुलता या अधिकता हो गई, तो वहाँ पर क्या हो गया, वो ऋणावेशित बन गया। तो ये हो गया, हम देख सकते हैं कि हमने आवेश कहीं से बनाया नहीं, या कहीं से हम नष्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं बाहर से नहीं ला रहे हैं, कहीं से भी लाएंगे तो किसी न किसी वस्तु से ही निकाल के हम उसको ला रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर देखें तो दोनों का जो आवेश था, पहले मान लेते हैं कि जब उदासीन थी तो इसके पास 6 कूलाम आवेश 6 कूलाम आवेश था, जो कि धन और ऋण दोनों बराबर थे, ठीक है। उदासीन थी लेकिन 6 कूलाम इस पे था कुल, मतलब 6 कूलाम प्लस और 6 कूलाम माइनस, और इसी तरह से इस पर भी 6 कूलाम प्लस और 6 कूलाम माइनस का दोनों पर बराबर आवेश था। अब हमने जब मान लो कि 1 कूलाम आवेश हमने माइनस का 1 कूलाम आवेश ऋणात्मक इस पर डाल दिया, तो इसके पास अब 5 कूलाम आवेश बचा धन का और 4 कूलाम बचा ऋण का। मतलब अब इसके ऊपर देखें तो 1 कूलाम आवेश क्या हो गया, 1 कूलाम अब ये आवेशित हो गया, किस तरह से, धनावेशित। और इसकी अब बात करें तो यहाँ पर पहले 6 कूलाम ऋणावेश था, अब 1 कूलाम और रख दिया तो क्या हो गया, 7 कूलाम हो गया। मतलब कि 6 कूलाम पहले से धनावेश है और 6 कूलाम ऋणावेश था, 1 कूलाम और लाए, तो जितना कूलाम लाएंगे उतनी ही आवेशित होगी, क्योंकि पहले तो वो उदासीन थी, बराबर मात्रा में थे। तो 1 कूलाम ये क्या हो गया, ऋणावेशित हो गया। तो अगर देखें तो पहले 6 इस पर था, 6 इस पर था, अब क्या हो रहा है, 6 प्लस था और 6 माइनस था, ठीक है। ये भी 6 प्लस था और इस पर भी क्या था, 6 का माइनस था। अब इस पर क्या हो रहा है, इस पर 6 का प्लस नहीं है, अब इस पर 7, अब इस पर क्या है, 1 का प्लस है, मतलब 1 माइनस हो गया, इस पर चला गया, लेकिन दोनों का अगर जोड़ करेंगे तो 6 6 12, यहाँ पर दोनों आवेश संरक्षित है। मतलब जोड़ देखें तो कहीं पर कम नहीं हो रहा है, वहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, बस एक जगह से उठा के दूसरी जगह रख रहे हैं। जैसे ये पेन है, पेन उठा के अगर इस हाथ में मैं पकड़ा हूँ और इस हाथ में पकड़ लूँगा तो क्या ये पेन कम हो गया, नहीं। इसी तरह से आवेश भी है, आवेश इस पेन इस वस्तु पे थी, उठा के हमने कहाँ रख दी, इस वस्तु पे रख दी, तो ये आवेशित हो गया, ये खाली हो गया और यहाँ पर भर गया। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पर कमी हो गई। तो जहाँ पर कमी होती है वहाँ पर धनावेश होता है, जहाँ पर बढ़ रहा है आवेश का मात्रा, ऋणावेश बढ़ रहा है, वहाँ पर क्या होगा, ऋणावेशित हो जाएगी वो वस्तु। तो इस तरह से संरक्षण का आवेश यही कहता है कि आवेश जो है उसको हम ना नष्ट कर सकते हैं, ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना तो बना सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि आवेश जो है वो क्या है, संरक्षित हैं। जितने भी आवेश हैं, जितने भी वस्तु में जो भी आवेश हैं वो क्या है, संरक्षित हैं, वो कहीं से हम बना नहीं सकते, ना तो उसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये हो गए 2 नियम। तीसरा नियम जो हम पढ़ेंगे वो क्वांटाइजेशन का है। क्वांटाइजेशन मतलब इसको बोलते हैं क्वांटीकरण, आवेश का क्वांटीकरण। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो अब मैं बताने वाला हूं, आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण, ठीक है। तो आवेश का जो क्वांटमीकरण है, क्वांटमीकरण ये शब्द जो होता है ये बताता है, क्वांटमीकरण का शब्द का अर्थ पहले हम बता देते हैं, फिर आपको आवेश तो हम समझ चुके हैं, क्वांटमीकरण सिर्फ आपको समझना है। क्वांटमीकरण होता है कि एक शब्द होता है सतत, सतत मतलब होता है लगातार, ठीक है। क्वांटम मतलब आता है, क्वांटम मतलब होता है डिस्क्रीट, डिस्क्रीट मतलब होता है टुकड़े टुकड़े में। जैसा कि हमने आपको बताया, आपने पढ़ा होगा कि जो प्रकाश होती है वो क्या होती है, प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी है, जिसको
फोटोन बोलते हैं या क्वांटा भी बोलते हैं। तो उसी तरह से यहाँ भी वही शब्द, वहाँ से ही शब्द आ रहा है क्वांटा। क्वांटा मतलब होता है कि छोटे छोटे टुकड़ों में पाया जाता है, बिंदुतः, बिंदु के रूप में ही होगा, लेकिन वो एक दूसरे से ऐसा नहीं होगा कि एक लाइन की तरह आवेश होता है, ऐसा नहीं होता। ये क्या होता है, क्वांटाइज होता है, इस तरह से होता है, ठीक है। बिंदु के रूप में पाया जाता है इस तरह से, मतलब ये आपस में जोड़ सकते हैं, ठीक है, आपस में एक दूसरे को टच कर सकते हैं ये, लेकिन हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये सभी आवेश एक दूसरे में मिले हुए हैं, ये एक ही आवेश है जो यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, ऐसा नहीं है। एक आवेश जो होगा वो एक ही जगह रहेगा, ठीक है, बिंदु के रूप में होता है, यही बताता है क्वांटमीकरण। और इसको अगर गणितीय रूप में देखें, मतलब मैथमेटिकल टर्म में देखें, तो ये बोलता है कि जो आवेश होते हैं, आवेश मतलब Q जो होते हैं, ये बराबर होते हैं NE के। अब इसका मतलब समझते हैं क्या होता है, और यहाँ पर प्लस माइनस। हमने बताया था कि आवेश को जब हम बताते हैं, किसी वस्तु को आवेशित या अनावेशित करते हैं, तो क्या कर रहे होते हैं हम, इलेक्ट्रॉन को एक जगह से उठा के दूसरे वस्तु पर रख देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को रखने की वजह से वो क्या हो जाता है, ऋणावेशित हो जाता है, और जहाँ से निकाल रहे होते हैं वो धनावेशित हो जाता है। तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि वो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, इलेक्ट्रॉन का ही हम एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण या ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये, और n क्या बताता है, n यहाँ पर क्या है, n यहाँ पर संख्या है, मतलब n बराबर क्या है 1 2 3 4। यहाँ पर E क्या है, E यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है या दिखा रहा है आवेश को कि वो धनात्मक होगा तो धन आ जाएगा, ऋणात्मक होगा तो ऋण आ जाएगा। मतलब वस्तु में अगर ऋणात्मक आवेश होगा तो धन, ऋणात्मक ऋण का चिन्ह लग जाएगा, और धनात्मक हो रही होगी तो धन का चिन्ह लग जाएगा। तो इस तरह से ये आवेश का क्वांटाइजेशन है, ठीक है। क्वांटाइजेशन के बारे में हम यहाँ पर देख चुके। अब यहाँ पर हमारा देख सकते हैं कि थोड़ा सा समय का यहाँ पर कमी है, तो हम इस चीज़ को थोड़ा सा आगे वाले लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे, और अभी के लिए इतना ही। और इसके साथ साथ नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम इस पर कुछ न्यूमेरिकल्स देखेंगे, कुछ प्रश्न होंगे आपके जो कि हम डिस्कस करेंगे कि क्वांटाइजेशन पर किस तरह के सवाल पूछे जाते हैं, या किस तरह के सवाल आए हुए हैं आपके बोर्ड में, ये भी पूछा जाता है क्वांटाइजेशन क्या होता है, तो आप इतना बता सकते हैं, ठीक है। सो आप ये क्या कर सकते हैं, जब ये लेक्चर ख़त्म होगा तो आप लेक्चर के बाद आप नोट डिस्क्रिप्शन में जाके नीचे लिंक में जाके आप देखेंगे, तो वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी, तो वहाँ से आप ये सब चीज़ें कवर कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। आपको टाइम टेबल आई थिंक याद ही होगा, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को ये क्लासेस होंगी भौतिक विज्ञान की, जो कि मैं विपिन आपको ये क्लासेस आपके कवर कराऊंगा, ठीक।